स्टूडेंट कैसे हैं आप। मैं अतुल सर स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। और आज मैं हाजिर हुआ हूं इन्वर्जन पार्ट थर्ड लेकर तीसरा लेकर। इन्वर्जन पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया जा चुका है, इन्वर्जन पार्ट सेकंड आपको पढ़ाया जा चुका है। जिन बच्चों ने इन्वर्जन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ना देखा हो वो लिंक में जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देखें, फिर पार्ट सेकंड देखें और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन का पार्ट नंबर थर्ड। तो सेकंड पार्ट में आपके 8 स्टेप्स हो चुके थे, तो इन्वर्जन के पार्ट नंबर थर्ड में अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 9 डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 9 आपका, तो स्टेप नंबर 9 में किस पॉइंट से इन्वर्जन बनेगा। तो बेटा देखिए यहां पर एक पॉइंट आपका लिखा है ऑप्टेटिव केस। ऑप्टेटिव केस का मतलब आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा ऑप्टेटिव केस। ऑप्टेटिव केस से इन्वर्जन कैसे बनेगा आज हम ये डिस्कस करेंगे। ऑप्टेटिव केस में जो वाक्य आपके होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य होते हैं, जिसमें में से चालू होता है कि भगवान विश को इंडिकेशन होता है, कर्स का इंडिकेशन आपका होता है, प्री का इंडिकेशन आपका होता है, ब्लेस का इंडिकेशन होता है, मतलब इच्छा वाले वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब आपको होता है इच्छा वाले वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है वो आपका चालू किससे होता है, में से, मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेते हैं और वो भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है, में आती है। इसके बाद आप सब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद आप मेन वर्ब लेंगे, उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो ये जो इन्वर्जन केस है ऑप्टेटिव केस से है। और ऑप्टेटिव केस में हेल्पिंग वर्ब में पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे। इसमें प्रॉब्लम आपकी यही होती है कि सब्जेक्ट लोग पहले ले लेते हैं और में बाद में ले लेते हैं। ये चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो में पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, मतलब मेन वर्ब लेंगे और उसके बाद अदर वर्ड का आप प्रयोग करेंगे। तो ये आपका इन्वर्जन केस है। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट के पहले में आ रहा है और ये कौन सा आपका केस है, ऑप्टेटिव केस। अब इसको समझने के लिए बेटा हम एग्जांपल्स में आते हैं, आइए देखते हैं। लिखा है आपका मे योर टीम विन द मैच। मे योर टीम विन द मैच, काश आपकी टीम मैच जीत जाए। तो मे योर टीम विन द मैच। अब ये सेंटेंस बेटा आपका क्या है, पूरा सही है, एक्यूरेट है, सही है। अच्छा इसमें एक चीज और गौर देखेंगे, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। बहुत से सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, और नहीं भी लगाते हैं तब भी वो गलत नहीं होता। मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएं तो भी सही है और यदि ना लगाएं तो भी सही है। लेकिन जो बिगिनिंग होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस की वो में से होगी, पहले हम में लेंगे। इसके बाद अगर देखें हम दूसरा पार्ट देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो लिखा बेटा आपका मे गॉड ब्लेस एवरीवन। अगर ये देखें तो मे आपने पहले लिया, गॉड बाद में लिया, ब्लेस एवरीवन कि भगवान सबको ब्लेस करे, ईश्वर सबको आशीर्वाद दे, भगवान सबको आशीर्वाद दे, ईश्वर सबको आशीर्वाद दे। तो ये भी आपका क्या है, सही है। अब इसी सेंटेंस को देखो रॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखा गया है, गॉड में ब्लेस एवरीवन। इसका जो भाव दे रहा है ईश्वर सबको आशीर्वाद दे सकता है। इसका सेंस क्या है, ईश्वर सबको आशीर्वाद दे सकता, मतलब इसका सेंस ही नहीं है यहां पर, जो कि ग्रामेटिकल एरर दर्शाता है इस पार्ट में। कहने का मतलब भगवान सबकी रक्षा करे, भगवान सबको आशीर्वाद दे, ईश्वर सबको आशीर्वाद दे, गॉड सबको आशीर्वाद दे। इसके बाद हम स्टेप एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। लिखा हुआ है आपका गॉड में प्रोटेक्ट आवर सोल्जर्स। ईश्वर हमारे सैनिकों की रक्षा करे। आप एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो ध्यान रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम या तो प्रे करते हैं, या तो ब्लेस करते हैं, या तो एक प्रकार से कर्स करते हैं, या तो विश करते हैं। जो ऑप्टेटिव ये इच्छा पर आधारित वाले सेंटेंस होते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी इन्वर्जन केस लेता है जो में से आपका चालू होता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है बेटा ये आपका पूर्णतः गलत है। वैसे अगर इसका भाव देखिए गॉड में प्रोटेक्ट आवर सोल्जर्स, इसका मतलब ये लिखा है, जो भाव दे रहा है ईश्वर हमारे सैनिकों की मदद कर सकता है, जहां पर जबकि इसमें ये सेंस नहीं है। इसमें सेंस ये है कि ईश्वर हमारे सैनिकों की रक्षा करे, भगवान हमारे सैनिकों की रक्षा करे। तो इसको हम इन्वर्जन केस बनाएंगे, चूंकि इन्वर्जन केस से आपका बना नहीं है। तो ये था आपका इन्वर्जन पार्ट में स्टेप नंबर आपका 9 था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 10। तो बेटा स्टेप नंबर जो आपका 10 है, आइए जरा इसमें देखते हैं स्टेप नंबर 10 में इन्वर्जन केस आपका किससे बनेगा। तो देखिए स्टेप नंबर जो आपका 10 है ये इन्वर्जन केस है, इन्वर्जन विद कंडीशनल सेंटेंस। कहने का मतलब ये आपको होता है कि कंडीशनल सेंटेंस से इन्वर्जन कैसे बनता है। अब कंडीशनल सेंटेंस समझने के पहले जरा हम इस बॉक्स पर आएंगे, इस बॉक्स को हम देखेंगे और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब पर गौर करेंगे। अब ये तीनों किसके पहले लिखे हैं, सब्जेक्ट के पहले लिखे हैं। और कंडीशनल केस में हैड भी आता है, वर भी आपका आता है और शुड भी आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, हैड, वर और शुड
इनका प्रयोग पहले करते हैं और सब्जेक्ट बाद में लेते हैं, तो ये इन्वर्जन केस को इंडिकेट करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, हैड पास्ट को इंडिकेट करेगा, वर आपको पास्ट को इंडिकेट करेगा, शुड आपको फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। अब प्रश्न ये बनता है, यदि हम हैड वर और शुड का प्रयोग शुरुआत में करते हैं तो भाव किसका देते हैं? तो ये चीज बेटा जरूरी है ध्यान रखना, यदि हैड वर और शुड का प्रयोग हम सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं तो ध्यान रखना, यदि हैड वर और शुड का प्रयोग, इंटरोगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क लगता है, यदि हैड वर और शुड का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में किया जाए तो बेटा इन्वर्जन कंडीशनल केस के तहत किया जाए तो तीनों इफ का सेंस देते हैं। इफ का सेंस देते हैं, कहने का मतलब यदि का सेंस देते हैं। और जब हैड वर शुड का प्रयोग इन्वर्जन की तरह आप करते हैं तो ये यदि का सेंस देंगे, और जब यदि का सेंस देंगे तो इनके साथ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। या तो एक आप दूसरी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि यदि हैड वर और शुड का प्रयोग कंजंक्शन की तरह किया जाए, यदि हैड वर और शुड का प्रयोग कंजंक्शन की तरह किया जाए तो ये यदि का सेंस देते हैं, इफ का सेंस देते हैं, क्योंकि एज इन्वर्जन केस की तरह यूज होते हैं। तो जब ये यदि का सेंस देंगे तो इनके साथ इफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे, वाक्य इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सेंटेंस दिए गए हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, हैड ही नोन इट, यदि, अब देखिए वाक्य का जो सेंस देगा, ये जो तीनों मतलब जो अर्थ देंगे, जो मीनिंग देंगे, किसका देंगे? यदि का देंगे। और जब यदि का देंगे तो इनके साथ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। हैड ही नोन इट, यदि वो उसको जान जाता, he would not have done it, वह इसको ना करता। मतलब ये पूरा वाक्य है आपका सही है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा देखेंगे, should you go there, यहां चाहिए का सेंस नहीं, यदि तुम वहां जाओ तो they will help you, वो लोग आपकी मदद करेंगे। कहने का मतलब ये भी आपका पूरा क्या है? सही है। अगर हम तीसरा पार्ट देखें, वर ही अ बर्ड, यदि वो एक पक्षी होता तो ही वुड फ्लाई, वो उड़ जाता, तो ये भी बेटा आपका क्या है? सही है। मतलब ये तीनों सेंटेंस दिए गए थे आपको इससे समझाने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें गलती कैसे बनेगी, प्रॉब्लम कैसे बनेगी, आइए इन दो सेंटेंस में हम देखते हैं। हैड इफ, अब आपको पता यदि हैड का प्रयोग आपने सेंटेंस के शुरुआत में कर लिया तो ये कंजंक्शन का काम करता है, और जब कंजंक्शन का काम करता है तो सेंस किसका देता है? यदि का। तो हैड के साथ, इन तीनों के साथ कभी भी इफ का प्रयोग नहीं कर सकते, या तो फिर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करेंगे, या तो फिर इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करेंगे तो शुरुआत में इफ लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि का सेंस देते हैं। तो इस सेंटेंस को बेटा हम क्या करेंगे? इफ हटा देंगे। और या तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, इफ ही हैड, या तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, इफ आप पहले ले लें, इफ ही हैड, या तो ये कर लीजिएगा, और या तो इफ हटा दी, कहने मतलब या तो इफ हटा दीजिए या तो इफ ही हैड आप कर लीजिएगा, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल हैं। इसके बाद अगला जो बेटा वाक्य लिखा है इसमें भी वही केस है, आपने यदि वर का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया तो यहां पर इफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और या तो फिर आप ही पहले लें, अगर ही आप पहले लेंगे तो उसके पहले इफ लिखें तो इफ ही वर, मतलब इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, इफ ही वर, मतलब इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इफ ही वर या वर ही। ध्यान रखना, कहने का मतलब यदि हैड वर और शुड का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया जाए तो ये यदि का सेंस देते हैं, और जब यदि का सेंस देंगे तो इनके साथ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये था इन्वर्जन कंडीशनल सेंटेंस के साथ स्टेप नंबर जो 10 था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 11 हम देखेंगे। स्टेप नंबर 11 आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 11 बेटा नॉट ओनली बट आल्सो से, नॉट ओनली बट आल्सो से हम आपको बताएंगे नॉट ओनली बट आल्सो से इन्वर्जन कैसे बनता है। ये तो आपको कंफर्म कि नॉट ओनली के साथ क्या लगाते हैं? बट आल्सो लगाते हैं। ध्यान रखना, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, इनमें एक कॉम्बिनेशन चलता है। कॉम्बिनेशन ये चलता है जो बाद वाले के बाद लेते हैं वही पहले वाले के बाद लेते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसमें इन्वर्जन के, तो आपको ध्यान ये रखना है नॉट ओनली और बट आल्सो के बीच में यदि वर्ब दिया हो, क्या दिया हो? वर्ब दिया हो। कहने का मतलब नॉट ओनली और बट आल्सो के बीच में वर्ब हो, वर्ब होना चाहिए। यदि नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में वर्ब दी गई हो और नॉट ओनली का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया गया हो तो बेटा ये भी इन्वर्जन केस बनाएगा। और जब इन्वर्जन केस बनाएगा तो हम हेल्पिंग पहले
पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे। चूंकि इन्वर्जन की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का आना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो आइए जरा इसको, और एक चीज बेटा और ध्यान देंगे इसमें गौर से, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। आप आल्सो का प्रयोग बट के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि बट के तुरंत बाद आल्सो का प्रयोग करें। आप बट के बाद सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके बाद भी आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, तब भी सेंटेंस गलत नहीं होता है। ये ना सोच लेना कि बट के तुरंत बाद आल्सो आता है, बट के तुरंत बाद आल्सो ना भी लगाएं, बाद में सेंट यूज कर दें, तब भी वाक्य गलत नहीं होता है। तो आइए जरा एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो पहले एग्जांपल बेटा आपका लिखो, नॉट ओनली डज ही एंजॉय स्पेंडिंग टाइम, ना कि केवल वो एंजॉय करता है स्पेंडिंग टाइम विद मी, मेरे साथ, बट ही आल्सो फील्स, बल्कि वो सेफ भी महसूस करता है मेरे साथ। अब देखिए आप केवल ये देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, बीच में वर्ब पोजीशन है आपका, बट यहां पर है, नॉट ओनली यहां पर है, वर्ब पोजीशन तो है, ये सीधी सी बात एंजॉय लिखा हुआ है। तो जब वर्ब पोजीशन होती है और इसका प्रयोग शुरुआत में करेंगे तो इन्वर्जन ले लेता। तो यहां पर बेटा जो डज लिखा है इन्वर्जन है लिखा है, इसलिए वाक्य आपका गलत नहीं। और यहां पर देखिए बट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद आल्सो लिखा है। तो हमने आपको कहा था बट के बाद भी आल्सो ले सकते हैं, बट के बाद सब्जेक्ट ले लें, उसके बाद भी आल्सो ले लें, तो भी वाक्य गलत नहीं होता, मतलब सही होता है। मतलब ये वाक्य जो आपका है क्या है, पूरा सही है। इसके बाद आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए नॉट ओनली लिखा है और यहां पर आपका क्या लिखा है, बट आल्सो। इसके बीच में हम गौर करेंगे, वर्ब आपका दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, एपोलोजाइज दिया है। एपोलोजाइज का मतलब होता है किसी को क्षमा करना, माफ करना होता है। और नॉट ओनली का प्रयोग आपने सेंटेंस के शुरुआत में किया है, तो बेटा सीधी सी बात, इसको इन्वर्जन केस बनाएंगे। और जब हम इन्वर्जन केस बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लेंगे, डिड ही और एपोलोजाइज, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। ओके, अब ये आपका सही हुआ। तो ये बेटा आपका था नॉट ओनली बट आल्सो इन्वर्जन केस, स्टेप नंबर 11 था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 12। तो स्टेप नंबर जो बेटा आपका 12 है, आइए इसमें देखते हैं इन्वर्जन। हम आपको इसमें बताएंगे नॉट से कि नॉट से किस प्रकार इन्वर्जन केस होता है, कि अगर नॉट का प्रयोग शुरुआत में करते हैं तो इन्वर्जन कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें दो बॉक्स बने हैं और नॉट के संदर्भ में, और इसमें दो टाइप्स के रूल्स हम आपको बताएंगे नॉट में, क्योंकि नॉट में दो प्रकार से आपके इन्वर्जन का केस बनता है। पहला हम देखेंगे, अगर सेंटेंस के शुरुआत में नॉट का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल आयन कुछ भी आया हो, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आया हो। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई अदर वर्ड हो सकता है, तो ध्यान रखना इस केस से भी इन्वर्जन बनेगा। और जब इन्वर्जन बनाएंगे तो हेल्प यू पहले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में लेंगे। किससे ध्यान रखेंगे, नॉट आयन प्लस ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, इसके बाद हेल्प यू, फिर आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम नॉट से देखेंगे, अगर नॉट का प्रयोग सेंटेंस शुरुआत में किया गया हो, इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आया हो। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, फिर आपका फ्रेज कनेक्टेड होगा। फ्रेज के बारे में आप जान लीजिए, फ्रेज का मतलब होता है फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट। कहने का मतलब आपको होता है विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज हम उसको कहते हैं जिसमें एक शब्दों का समूह होता है और ना ही उसमें सब्जेक्ट होता है, ना ही उसमें वर्ब होता है। इस चीज को हम एग्जांपल्स में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, नॉट का प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरुआत में किया गया हो, उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आया हो, तो हेल्प यू पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये भी आपका इन्वर्जन केस बनाता है। तो आइए देखते हैं इसको समझने के लिए, इस रूल को समझने के लिए हम देखेंगे, पहला उदाहरण देखेंगे। पहला लिखे नॉट अ वर्ड। अब देखिए नॉट का प्रयोग आपने क्या किया, सेंटेंस के शुरुआत में किया, आपने इंडेफिनिट आर्टिकल लिया हुआ है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ड है, तो ये इन्वर्जन केस बनाता है। और जब इन्वर्जन केस बनाएगा तो हेल्प यू पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो हम ही स्पोक नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड ही आपका स्पीक होगा। इसके बाद हम दूसरा वाक्य देखेंगे, आई मीन टू से दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, नॉट एन आइडिया। अब देखिए नॉट का प्रयोग शुरुआत में किया आपने, लिया, आइडिया लिया, ये भी आपका क्या बनाएगा, इन्वर्जन केस। तो ही गॉट नहीं होगा, डिड ही गेट। नॉट एन आइडिया, डिड ही गेट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक आइडिया भी उसके अंदर नहीं आया, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक विचार भी उसके अंदर नहीं आया। इसके बाद थर्ड अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो बेटा लिखे नॉट, और ये बेटा आपका लिखा है फॉर अ मोमेंट। यही तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए इसमें प्रीपोजिशन आया
और ये मूवमेंट आया है, ये पूरा जुड़ कर आया हुआ है। तो हमने बताया था फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, ना उसमें कोई सब्जेक्ट होता ना वर्ब। अब जरा गौर करके देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, वर्ब है क्या, नहीं है, मतलब ये कैसा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका है। तो नॉट का प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरुआत में करें, इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज आया हो तो ये भी इन्वर्जन केस बनाएगा। और जब इन्वर्जन केस बनाएगा तो बेटा ही थॉट नहीं होगा, करेंगे डिड ही थिंक। तो ये था आपका बेटा स्टेप नंबर 12। ये इन्वर्जन के पार्ट 3 था, जिसमें हमने आपको टोटल 12 स्टेप्स बताए हैं और इसमें 12 स्टेप्स जो आपको बताए गए हैं, जो इसमें रूल इंपॉर्टेंट से वो जो इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें हमने आपको बताया उसमें हमने मेंशन कर दिया है। तो इन्वर्जन पार्ट फर्स्ट, इन्वर्जन पार्ट सेकंड और ये था इन्वर्जन पार्ट थर्ड। कहने का मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्वर्जन में वो हमने आपको बता दी इन्वर्जन टॉपिक्स में। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।